हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र की चर्चा करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक भी प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, आप अंत तक वीडियो में बने रहें। पहला है अनुच्छेद 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं व नाम में परिवर्तन का उल्लेख है। अनुच्छेद 4 में राज्य निर्माण की प्रक्रिया है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब राज्यों का संघ की बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक संघ होता है और एक परिसंघ होता है। राज्यों का संघ मीन्स होता है यूनियन, तो भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत है। यानी राज्यों में के सीमाओं नामों में परिवर्तन किया जा सकता है और वे राज्य जो है राष्ट्र से ऊपर नहीं होंगे। राज्य कभी अलग नहीं हो सकते, अलग होने की इनको शक्ति नहीं है भारत में। वहीं परिसंघ की बात करें हम लोग तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होता है, जिसमें राज्य को अलग होने की शक्ति होती है। जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड इत्यादि जो देश हैं वे परिसंघ हैं। अब बात करते हैं भारत में राज्यों संघ राज्य भारत का राज्यों का जो संघ है भारत में विद्यमान रूप से लाने के लिए ब्रिटिश भारत द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। बाद में भाषाई आधार पर इसे पुनर्गठन किया गया। तो राज्यों का संघ का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में देखें हम लोग कि पहले देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, उसके बाद भाषा के आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्तमान में राज्यों का गठन किस आधार पर हुआ? तो भाषा के आधार पर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है देशी रियासतों का विलय। देखिए देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले देशी रियासतों को कैसे क्या किया गया यहाँ पे देखिए। 12 मई 1946 को श्वेत पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की और सम्राट की सर्वोच्च शक्ति को समाप्त किया गया। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस के तहत ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता या ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्चता समाप्त की गई भारत में? तो श्वेत पत्र के माध्यम से। श्वेत पत्र कब लाया गया था? तो 12 मई 1946 को। देशी रियासतों को स्वायत्तता किसके माध्यम से प्राप्त हुई? तो श्वेत पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई। और देशी रियासतों को स्वायत्तता कब प्राप्त हुई? तो 12 मई 1946 को प्राप्त हुई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा 20 फरवरी 1947 को यहाँ पे एटली होगा, एटली की घोषणा हुई। एटली जो है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उन्होंने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो एक क्लीमेंट एटली की घोषणा थी। क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की गई थी। अब ध्यान दीजिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने योजना प्रस्तुत की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंटबेटन योजना क्या थी? तो भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण जो है माउंटबेटन योजना के तहत किया गया है और इसी में जो है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा के लिए जो है रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड क्लिफ आयोग का गठन किसके तहत किया गया? तो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। ये माउंटबेटन कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम जो है अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे या वायसराय कहें हम लोग। नेक्स्ट है देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए 22 जून 1947 को रियासती मंत्रालय गठन किया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रियासती मंत्रालयों का गठन कब किया गया? तो 22 जून 1947 को। और किसके तहत देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया? तो रियासती मंत्रालय के तहत मिलाया गया। रियासती मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखिएगा 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत हुई थी? तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत हुई थी और इसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब मिली? तो 1947 में मिली थी और इस अधिनियम के तहत जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि
पूछा गया भी है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुआ है। अब क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के डायरेक्टर कौन थे, तो बीपी मेनन थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के डायरेक्टर कौन थे, तो बीपी मेनन थे। इस तरह से दोस्तों याद करना पड़ता है कि क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वीडियो में अंत तक बने रहिए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ था। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत को आज़ादी कब मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 को। भारत आज़ाद किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुआ था। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली, इससे स्वतंत्रता से पहले भारत में जो है 562 देशी रियासतें थी। 562 देशी रियासतें थी स्वतंत्रता से पहले। ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के समय भारत में, आज़ादी से जस्ट पहले 562 देशी रियासतें थीं, जिसे 542 देशी रियासत जो है भारत में आज़ादी के बाद मिली, जिसमें 539 देशी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत संघ में अपना विलय कर दिया, जबकि शेष 3 देशी रियासत जो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, उसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर पहले नहीं किया। जुलाई 1947 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह के आधार पर भारत में से शामिल किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जूनागढ़ को किस आधार पर भारत में शामिल किया गया, तो जनमत संग्रह के आधार पर। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि भारत में किस देशी रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर शामिल किया गया, तो जूनागढ़ को। भारत में जूनागढ़ को कब शामिल किया गया, तो 19 जुलाई 1947 में शामिल किया गया। वहीं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके किस देशी रियासत को भारत में शामिल कराया गया, तो जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर की ओर से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो ये जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किया था। जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1947 को शामिल किया गया। इसका कारण था कि जम्मू कश्मीर जो है भारत के साथ मिलना नहीं चाहता था, लेकिन भारत से जो ही आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर जो है स्वतंत्र राज्य की घोषणा करता है, तब पाकिस्तान उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद जो है हरि सिंह के एक मंत्री थे शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला जो है भारत आते हैं और भारत से जो है मदद मांगते हैं। भारत जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके मदद का आश्वासन देता है, मदद करता है। ठीक है, इस तरह से भारत का जो है अभिन्न अंग के रूप में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। नवंबर 1947 में जो है हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई के आधार पर भारत में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस देशी रियासत को भारत में सैनिक कार्यवाही के आधार पर शामिल किया गया है, तो सैनिक कार्यवाही के आधार पर शामिल किया गया है वह है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का जो निज़ाम थे वे चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, लेकिन भारत सरकार ने वहाँ पे क्या किया, सैनिक कार्रवाई के आधार पे उसे भारत में सम्मिलित कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग राज्यों के निर्माण की। तो राज्यों का निर्माण जो है भारत में कैसे हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिएगा कि भाषा के आधार पे 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम का गठन किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पे सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, तो भारत में सबसे पहले जो बिहार, उड़ीसा और असम का गठन हुआ। ऐसे आज़ादी के बाद जो है भाषा के आधार पे सबसे पहले गठन हुआ वह आंध्र प्रदेश का हुआ। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिहार, उड़ीसा और असम के राज्य निर्माण की घोषणा जो है कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद जो है भारत में जो है अनेक जो है समितियां बनी, किसके लिए, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो या नहीं हो, इसके लिए समितियां बनी थी। राज्यों का कैसे गठन हो, इसके लिए जो सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर राज्य गठन के लिए एस.के. धर समिति बनी। एस.के. धर समिति का गठन जो है 27 नवंबर 1947 को हुआ था। एस.के. धर समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसमें जो है सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्यों का निर्माण किया जाए। इसकी जो है समीक्षा के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया 1948 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जेवीपी कमेटी का गठन कब किया गया, तो 1948 में किया गया था। किस लिए किया गया था, जेवीपी कमेटी का गठन किस लिए किया गया था, तो एस.के. धर समिति की रिपोर्ट की जाँच के लिए किया गया था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जेवीपी समिति में कौन सदस्य थे, कौन नहीं थे, तो ये तीनों सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की उसके आधार पर जो है उसने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी इन्होंने भी एस.के. धर समिति की
जो है समीक्षा की, लेकिन फिर भी इन्होंने माना कि भाषा के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी के बाद जो है एक व्यक्ति थे एक पोट्टी सीतारामल्लू, एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामल्लू जो थे, श्रीरामल्लू ने वे आंध्र प्रदेश में आमरण अनशन कर दिया और आमरण अनशन करने के बाद 56 दिन तक भूख हड़ताल में के बाद उनकी 10 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो है एक आयोग का गठन किया जाता है, फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फजल अली आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 22 दिसंबर 1953 किया जाता है। फजल अली आयोग के अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। फजल अली आयोग के सदस्य जो थे उसमें हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पन्नीकर थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फजल अली आयोग के सदस्य निम्न में से कौन थे या निम्न में से कौन नहीं थे। तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर इनके 2 सदस्य थे। इन्होंने रिपोर्ट जो है 1955 में प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिश पर जिसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, और इसने भाषा के आधार पर 16 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन की बात की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या दी थी? तो भाषा के आधार पे 16 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन की उल्लेख किया था। अब ध्यान दीजिएगा कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो 1956 में। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 7वां संविधान संशोधन में। और 7वां संविधान संशोधन तक कहा गया कि 16 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अलग अलग राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में जो है अलग राज्य बनाने के लिए, इसके बारे में मैंने पहले बताया कि अलग राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश को किसान नेता जो है पोट्टी श्रीरामल्लू ने 56 दिनों तक आमरण अनशन किया। 10 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जो है भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग तेज हो गई और भाषा के आधार पर गठित होने वाले देश का पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश हुआ, जो इसे 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग करके अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया? तो मद्रास से अलग करके किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन किस आधार पर हुआ? तो भाषा के आधार पर हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन है स्वतंत्रता के बाद? तो यह है आंध्र प्रदेश। और भाषा के आधार पर दूसरा जो नवीनतम राज्य कौन गठित हुआ है? सबसे लास्ट में जो है सबसे अंतिम या नवीनतम राज्य जो गठित कौन हुआ है? तेलंगाना हुआ है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना का गठन किससे विभाजित करके किया गया? तो आंध्र प्रदेश से विभाजित करके किया गया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की, नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना संबंधित है अनुच्छेद 2। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना किस अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 से है। और अनुच्छेद 2 के तहत जो है मुख्य जो क्षेत्र हैं जिसे सम्मिलित किया गया भारत में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नए राज्य का गठन जो इसका मतलब है यहाँ पे कि विदेशी भूमि द्वारा जो भूमि अधिग्रहण है उसके बारे में इसकी चर्चा की गई थी। जो विदेशी भूमि या विदेशी द्वारा कब्जा किया गया है उस पे भूमि पर अधिग्रहण कैसे किया गया उसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 2 से संबंधित है। यही है नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना, यानी बाहरी राज्यों का प्रवेश, बाहरी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश, भारतीय संघ में प्रवेश। तो ध्यान दीजिएगा, दादर और नगर हवेली की बात करें तो दादर और नगर हवेली को सैनिक कार्रवाई के द्वारा पुर्तगाल के अधिग्रहण से मुक्त किया गया। पुर्तगाल जो है कब्जा किए हुए था दादर नगर हवेली पर, तो उसको मुक्त कराया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दादर और नगर हवेली भारत में विलय से पूर्व किसका अंग था? तो ये पुर्तगाल का हिस्सा था या पुर्तगाल इसे जीता हुआ था। इसे 10वां संविधान संशोधन 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में मिला था। वहीं गोवा व दमन दीव को सैनिक कार्रवाई के द्वारा पुर्तगाल के अधिग्रहण से मुक्त कराया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा आज़ादी से पहले, गोवा मतलब भारत में मिलने से पहले किसके अधिग्रहण में था? तो पुर्तगाली के अधिग्रहण में था। और इसे 12वां संविधान संशोधन 1962 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। और गोवा की बात करें तो गोवा जो है 30 मई 1987 को पूर्ण रूप से भारत का राज्य बना। अभिन्न भारत का एक राज्य के रूप में दर्जा 1987 में इसे मिलता है गोवा को। वही बात करें भारत फ्रांस भूमि अधिग्रहण समझौता के तहत जो है फ्रांसीसी अधिग्रहण से पांडिचेरी को मुक्त किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी को किस अधिनियम के तहत या किस समझौता के तहत भारत में शामिल किया गया? तो भारत फ्रांस भूमि अधिग्रहण समझौता के तहत भारत में शामिल किया गया। और
फ्रांस सॉरी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी भारत में सम्मिलित होने से पूर्व किसका हिस्सा था? तो पांडिचेरी का हिस्सा था, सॉरी फ्रांस का हिस्सा था। और पांडिचेरी को भारत में कब सम्मिलित किया गया? तो 1 नवंबर 1954 को सम्मिलित किया गया। वहीं बात करें भूमि अधिग्रहण समझौता के तहत जो है सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत के द्वारा जो है अनुच्छेद 2A में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिक्किम को भारत में कब जोड़ा गया? तो 1975 में जोड़ा गया। या केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र शासित नहीं सॉरी ये संबंध राज्य या स्व राज्य की श्रेणी में बनाकर एक अलग श्रेणी बनाया गया था, उसके तहत इसमें शामिल किया गया था। और इस सह राज्य या संबंध राज्य श्रेणी को जो 36वां संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। और इसके बाद जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1976 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पूर्व जो है सह राज्य या संबंध राज्य को समाप्त किया गया था। संबंध राज्य, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है कि संबंध राज्य या सह राज्य श्रेणी को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 35वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। या फिर ऐसे भी पूछा सकता है कि सह राज्य या संबंध राज्य की श्रेणी के तहत किस राज्य को सबसे पहले जोड़ा गया था? तो सिक्किम को जोड़ा गया था। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिएगा, अगला है अनुच्छेद 3 नए राज्य के निर्माण। नए राज्य का निर्माण संबंधित अनुच्छेद 3। तो ये नए राज्य का निर्माण किस आधार पर होगा? तो वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। यानी भारतीय देशी राज्य, यानी भारत में जो राज्य हैं उनसे कैसे परिवर्तित करके नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 3 में है। और राज्य की स्थापना जो है किन किन रीतियों से की जा सकती है, इनके बारे में देखिएगा थोड़ा सा, कि किसी भी वर्तमान राज्य का उसका प्रदेश से अलग करके, किसी भी वर्तमान राज्य को उसके प्रदेश से अलग करके, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य बना देना, या उनको कई टुकड़ों में हिस्सों में बांट देना प्रशासनिक दृष्टिकोण से, या फिर किसी राज्यों को के भागों को मिला करके बनाना, या फिर किसी प्रदेश को किसी राज्य से मिला करके बनाने की बात जो है अनुच्छेद 3 में कही गई है कि 4 तरीके से जो है, इन चारों तरीके से मिलाया जा सकता है, किसी भी राज्य का निर्माण किया जा सकता है भारत में। ठीक है, अब देखिए इसके संदर्भ में जो है पहले विधेयक लाया जाता है। और बस इस कैसे होता है इसका निर्माण? तो सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। विधेयक जो संसद में बिल लाने के लिए संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति जवाब देने की अवधि निर्धारित करता है। और राज्य के विधानमंडल की राय का कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य के विधानमंडल से राय मांगी जाती है, लेकिन राज्य का विधानमंडल दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है। राज्य अगर संसद चाहे तो उसे बांट सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 4 में जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि राज्य के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होगी। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी राज्य हैं उनमें परिवर्तन किए जाएंगे, वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन है। और यह जो है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी राज्य होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कभी अनुच्छेद संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 368 की। तो 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। 368 में जो कहा गया है कि बताता है कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसके अगले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे उसमें जो भारत के नए भारत के राज्यों का गठन कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस किस अधिनियम के तहत हुआ, इसके अलावा कौन कौन से उनके हाई कोर्ट हैं, कहाँ पे हैं, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक क्षेत्रीय परिषद की बात करें। क्षेत्रीय परिषद से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। क्षेत्रीय परिषद की गठन किसने किया था या कि इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और क्षेत्रीय परिषद का गठन करने का उद्देश्य क्या था, क्या कारण था कि क्षेत्रीय परिषद गठन किया गया था? ध्यान दीजिएगा 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिसके समय नेहरू जी ने सोचा था कि इस देश की एकता और अखंडता समाप्त हो जाएगी। इसके लिए देश में सौहार्द का माहौल बनाया रखने के लिए जो है राज्यों को मिलाकर एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। यह गठन किया गया, जिसके तहत जो है जिसके प्रत्येक सदस्य जो है 2 वर्ष में एक बार सम्मिलित होंगे और राज्यों के बीच सौहार्द वातावरण के लिए काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य क्या है? तो राज्यों के बीच एकता की भावना को विकास करना है। और क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, तो 1956 में क्षेत्रीय परिषद की संख्या जो है 5 थी। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 6 है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है ये पदेन अध्यक्ष होता है। जो केंद्रीय गृह मंत्री होगा वह क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा। और उपाध्यक्ष जो है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जो 2 वर्ष तक रहता है। 2 वर्ष के बाद जो है अलग अलग चेंज होते रहते हैं।
और इसके सदस्य की संख्या जो है निर्धारित नहीं थी। शेष राज्यों के जो बचे हुए मुख्यमंत्री हैं और 2 कैबिनेट मंत्री जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं वे क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं कार्य की। तो क्षेत्रीय परिषद का जो कार्य है राज्यों के बीच एकता व सौहार्द के वातावरण को स्थापित करना। इसकी सभा जो है प्रत्येक 2 साल पर एक बार दिल्ली में स्थापित होती है। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्रीय परिषद के कार्यालयों की। क्षेत्रीय परिषद की कार्यालय जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की कार्यालय जो है दिल्ली में है इसका मुख्यालय, और यह जो है 1956 में स्थापित हुआ था। वहीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय मुख्यालय जो है कलकत्ता में है जिसका स्थापना 1956 में हुआ था। वहीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद कार्यालय की स्थापना जो है मुख्यालय इसका चेन्नई में है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो मुंबई में, इसकी स्थापना भी 1956 में हुई थी। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है उसकी स्थापना जो है इलाहाबाद में 1956 में हुई थी। उसके बाद जो है 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थापित किया गया और सिक्किम को 1975 में इसमें शामिल कर दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, किस किस क्षेत्रीय परिषद में। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान शामिल हैं। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली और चंडीगढ़ जो इसमें शामिल हैं। वहीं दक्षिण परिषद की बात करें क्षेत्रीय परिषद में तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पंडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इसमें शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड इसमें शामिल हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली व दमन दीव इसमें शामिल हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों की बात करें हम लोग तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। पूर्वोत्तर की बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम इसमें शामिल है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। तो बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है तो ये कलकत्ता में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता में कब स्थापित हुआ था तो 1956 में हुआ था। इस तरीके से प्रत्येक राज्यों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं विशेष राज्य के। तो विशेष राज्य का जो दर्जा की बात करें तो विशेष राज्य का दर्जा जो है अप्रैल 1969 में दिया गया और एक गाडगिल फार्मूला पर आधारित है। और विशेष राज्य का दर्जा जो है इसमें 90% अनुदान दिया गया है, 10% ऋण दिया गया है इसमें। वहीं सामान्य राज्यों की बात करें तो 30% अनुदान और 70% ऋण दिया जाता है। विशेष राज्य की संख्या की बात करें तो 10 है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। इस तरीके से जो है इसमें इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वह आपको क्लियर हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।